हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगस। दोस्तों, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी सब लोगों के दिमाग में है वो शायद ये रहेगा कि क्या निफ्टी वापस से 7500, मतलब वो लेवल जिसके आसपास इसने निफ्टी ने अभी लो बनाया था 23 मार्च के आसपास, वो वापस से निफ्टी टेस्ट करेगा या नहीं करेगा। आप सब लोगों को पता है कि 7500 के बाद से लगातार जो निफ्टी है वो ऊपर की तरफ भागे जा रहा है और काफ़ी बढ़िया रिटर्न उसने अप्रैल मंथ में लोगों को दिया है। मतलब 25% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने सिर्फ एक महीने के अंदर कर दिया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस तरीके का जो रिकवरी साइन था वो कभी भी किसी भी मार्केट क्रैश के अंदर देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। पहला ऐसे कभी नहीं हुआ जिस तरीके से वापस से रिकवरी निफ्टी ने की है। देखिए, जब रिकवरी होती है तो डेफिनेटली वो ट्रांचेस में होती है, कुछ पार्ट्स में होती है, तो उसमें एक स्मॉल रिट्रेसमेंट इमीडिएटली जब भी कोई बड़ा क्रैश होता है उसके साथ आता है। लेकिन इस बार जो कंडीशन है वो बिल्कुल अलग है, सिचुएशन अलग है और इस बार का जो रिट्रेसमेंट है वो बहुत बड़ा हो चुका है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी 7500 को वापस से टच कर सकता है। जैसे मैंने बताया, ये कंडीशन जो है आज की डेट में, जो सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए कोई भी आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि निफ्टी कौन से लेवल पे जाके रुकेगा या कितना नीचे गिर सकता है। लेकिन जिस लेवल पे अभी है, हम थोड़ा डेटा कंचिंग करेंगे, हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे। इससे पहले जो बड़ा फॉल हमने देखा था 2008-9 में, उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलती हैं। जो बिहेवियर है मार्केट का, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग अभी देखते हैं कि मार्केट के सामने क्या क्या सिचुएशन है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर मार्केट में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता है, इस सिचुएशन के चलते सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन कितने टाइम चलता है वो सबसे बड़ा एक चैलेंज मार्केट के लिए होगा। लॉकडाउन का जो टेन्योर है, पहले उम्मीद की जा रही थी 21 डेज़ का होगा, तो उस लॉकडाउन के बाद आपने बहुत बड़ा फॉल देखा। क्योंकि लॉकडाउन अगर सिर्फ एक हफ्ते का होता, उसके तब भी इकोनॉमी को वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। ये तो 21 डेज़ का जो लॉकडाउन था उससे स्टार्ट हुआ और ये सब सोच के मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा। उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन अभी मार्केट ने में उस तरीके की गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही है जैसे कि हमें मार्च के महीने में देखने के लिए मिली थी। लॉकडाउन में देखिए हुआ क्या है, आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटी है ज़ीरो हो चुकी है। किसी तरीके का कोई सेल्स है नहीं। सेल्स नंबर्स में हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, स्पेशली जो कार मैन्युफैक्चर हैं या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर हैं, वहाँ पे 80 to 90% का वॉल्यूम फॉल देखने के लिए मिला है। जो एमएसएमई है, जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वहाँ पे लगभग बिजनेस ख़त्म हो चुका है। मतलब वहाँ का जो बिजनेस है उसमें भी करीब 70 to 80% का फॉल है। जॉब लॉस लगातार वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं। आपको पता है कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जिसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल मार्केट रिस्क में है। सिर्फ बैंक्स नहीं, पूरा जो आपका एनबीएफसी सेक्टर है वो बहुत बड़े रिस्क के अंदर अभी है। एनपीए बढ़ेंगे, एनपीए बढ़ने की वजह से जो डिफ़ॉल्ट हैं वो भी बढ़ते दिखाई देंगे। मतलब पैसा अगर बैंकों का वापस नहीं आएगा तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन कब ख़त्म होगा ये देखना पड़ेगा। फोर्थ लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है और उस टाइम पे हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, थोड़ा बहुत राहत लोगों को आएगी। लेकिन जो डेंट ऑलरेडी मार्केट में लग गया है, जो इकोनॉमी को लग गया है, वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। सेकेंड नंबर है सेल्स नंबर, इंडस्ट्रियल नंबर। सेल्स नंबर, इंडस्ट्रियल नंबर्स आपने लास्ट मंथ भी देखा और जो आपको अभी आने वाले 3 महीने, मतलब इस क्वार्टर में जो देखने के लिए मिलेगा वो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस तरीके के सेल्स और इंडस्ट्रियल नंबर दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि दोनों एक्टिविटी इंडिया में बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। इकोनॉमिक डेटा देखिए, जैसे कि जीडीपी की ग्रोथ रेट की प्रोडक्शन थी इससे पहले कि 5.5%, 6% के आसपास रहेगी, उसे घटा दिया गया था बीच में। उसके बाद अभी जो उम्मीद की जा रही थी कि 1.5%, 2% के आसपास की मार्केट की उम्मीद थी कि जीडीपी कम से कम 1.5-2% के आसपास से बढ़ेगी, उसको भी अभी लगता है कि शायद वो कम कर दिया जाएगा। अभी अगर जो जो प्रोडिक्शन है वो देखिए, हो सकता है आपका 0% पे आ जाए। और अगर आप एक्चुअल सिचुएशन देखेंगे
तो हो सकता है बहुत लंबे टाइम के बाद इंडियन इकोनॉमी आपको थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन में भी जाती दिखाई दे, मतलब माइनस में जाती दिखाई दे। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा पूरी कंट्री के लिए। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एनपीएस बढ़ रहे हैं और एनपीए बढ़ेंगे उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अगर बैंकों को मोरेटोरियम देते हैं कि अगर 3 महीने किसी क्रेडिटर ने आपका पैसा नहीं चुकाया तो आपको एनपीए मानने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे जो आपकी सिचुएशन है, हो सकता है आपको फॉर द टाइम बिंग आपको बैंकों की बैलेंस शीट थोड़ी सी ठीक लगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टर्म में सिर्फ नेगेटिव ही होगा। आपको सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर से बहुत बुरे रिजल्ट इस सारी चीज़ों के देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप मोरेटोरियम को लेते हैं और आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो एक जो अमाउंट है जो आपको पे करना होता है वो पाइल अप होता जाता है और वो आपको बैलेंस शीट में बहुत ख़राब दिखाई दे सकता है सेकंड और थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो इसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स और जितना भी बैंकिंग स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर उसको काफ़ी बड़ा हिट लग सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर, वर्ल्ड वाइड अनएम्प्लॉयमेंट नंबर बहुत बढ़ चुके हैं, ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। और उसके साथ ही ग्लोबल रिस्क, जैसे चाइना और अमेरिका के बीच में जो अभी टेंशन है उसके चलते बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है स्टॉक मार्केट आगे इससे सफ़र करता नजर आए। तो ये कुछ ऐसे की चैलेंजेस थे। अब मैं आपको थोड़ा चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ कि 2008 में किस तरीके की सिचुएशन थी। देखिए, मैंने पहले इससे पहले 2008 की मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं क्या हुआ था। 2008 में सिर्फ जो इकोनॉमी थी उसमें स्लो डाउन था और उसके बाद लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ, मतलब बैंकिंग सेक्टर का कोलैप्स हुआ, क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कंट्री में तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसको हिट लगना लगभग पक्का है। तो लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ यूएस के अंदर, उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जितने भी बैंक्स थे उनको प्रॉब्लम हुई और उसके चलते एक स्लो डाउन आया इकोनॉमी में। देखिए वो स्लो डाउन था, यहाँ पे आपका 100% इकोनॉमी बंद हो रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ था टोटल गेन का वो करीब 60-70% हो गया था, मतलब करीब मार्केट 59% के आसपास डाउन गया था। आपका मार्केट अभी 39% डाउन गया है। चलिए थोड़ा सा चार्ट को समझ लेते हैं। 2008-9 में क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ उस टाइम का चार्ट। देखिए अगर हम इसको 2008-9 पे लेके जाते हैं तो ये वो फॉल था जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं, जिसको कि हम ग्रेट रिसेशन भी बोलते हैं यूएस में। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट उस टाइम पे चल रहा था 6272, 6272 पे मार्केट था। जैसे मैंने बताया स्लो डाउन की सिचुएशन थी, धीरे धीरे करके मार्केट जनवरी 2008 से अपना हाई बनाने के बाद नीचे आता गया और जो सिचुएशन आई, जो अल्टीमेट जो फॉल आया मार्केट में वो आया अक्टूबर के बाद से, मतलब लगातार 10-11 महीने मार्केट लगातार नीचे गिरता गया। तो ये एक स्लो मूवमेंट था और उसके बाद से जो सबसे बड़ा फॉल यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला वो मिला अक्टूबर के अंदर। 27 अक्टूबर 2008 को निफ्टी ने 2524, मतलब 6272 से करीब 59% नीचे अपना एक लो बनाया। उसके बाद आप देखेंगे रिट्रेसमेंट किस तरीके से हुई, मार्केट कैसे ऊपर गया। 2500 से आप देखेंगे मार्केट ने एकदम से जंप लगाई और 3142, मतलब करीब 600 पॉइंट मार्केट ऊपर बंद हुआ। 600 पॉइंट अगर आप मार्केट को देखते हैं उस टाइम पे तो ये करीब 20% के आसपास का रिट्रेसमेंट था। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया और करीब अक्टूबर से लेके, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे उसने मार्च 2019, 5 मार्च 2019 को वापस से 2576 के आसपास का लो वापस से इसने क्रिएट किया। मतलब जो इसने अक्टूबर में लो बनाया था ठीक 5 महीने के बाद उसी लो पे ये वापस से पहुंच गया। इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा 5 महीने के आसपास और वहाँ से एक रिकवरी स्टार्ट हुई जो कि हमें काफ़ी ऊपर लेके गई। करीब 100% का रिटर्न वहाँ से लोगों को मिला सिर्फ 1 साल के अंदर। लेकिन ये जो टाइम है इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आता है। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की डेट में उन सब का आंसर आपको यहाँ से थोड़ा बहुत मिलता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहली चीज़, मार्केट इतना गिरने के बाद मार्केट में वी शेप रिकवरी नहीं आई, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं आपको और भी दिखाऊंगा इंडियन मार्केट के अंदर वी शेप रिकवरी नहीं आती है, ये बहुत लंबे टाइम से हो रहा है। जब भी रिकवरी आती है डब्ल्यू शेप रिकवरी आती है। तो आप देखिए यहाँ पे जो रिकवरी आई वहाँ पे एक डब्ल्यू
फॉर्मेट आपको एक ये फॉर्म होता दिखाई दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डब्लू पैटर्न आपको फॉर्म होता दिखाई दिया और उसके बाद से रिकवरी आई। इस पूरे टाइम को अगर आप देखते हैं, देखिए मार्च 2009 से अगर हम देखते हैं और मार्च 2010 में जाते हैं तो एक साल के अंदर आपको 100% की रिकवरी दिखाई दी। ये जो रिकवरी होती है ये बहुत शार्प होती है, लेकिन रिकवरी कब आएगी ये सबसे बड़ा ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो इसी चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होगा। जैसे अभी हमने देखा 25% 26% के आसपास मार्केट वापस से ऊपर भाग गया, तो क्या ये जो रिकवरी प्रोसेस है ये स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ। इस फॉर्मेट को देखते हुए लगता है कि ये शायद अभी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ने अपना बॉटम बना लिया है। जो मार्केट ने 7500 के आसपास बॉटम बनाया था, शायद वही मार्केट का इस पूरे फॉल में, इस पूरे क्रैश में बॉटम रहेगा और वापस से मार्केट एक बार हो सकता है आपको 8000 के आसपास के लेवल दिखाता नज़र आए, लेकिन उससे नीचे मार्केट के जाने की उम्मीदें कम लगती हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को देख के। जैसे मैंने बताया कि इंडियन मार्केट में हमेशा जो रिकवरी आती है वो डब्ल्यू पैटर्न आती है। तो यहाँ पे आपने देखा डब्ल्यू पैटर्न रिकवरी है। इसके बाद अगर हम और आगे जाएँ तो उसमें कोई बड़ा फॉल अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें एक बड़ा फॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम अगर अंडरस्टैंड करेंगे जो 2011 के आसपास था, तो उसमें भी आपको इसी तरीके का डब्लू फॉर्मेशन होता दिखाई देगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक डब्लू फॉर्म आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम डबल बॉटम पैटर्न भी बोलते हैं। डबल बॉटम हिट करने के बाद जो आपकी रिकवरी होती है वो आपको सस्टेनेबल रिकवरी इंडियन मार्केट में दिखाई देती है। ये शॉर्ट टर्म रिकवरी थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो स्लो डाउन था वो आपका कंटिन्यू हुआ आगे भी। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दिसंबर 2011 में यहाँ पे भी एक डब्लू फॉर्मेट बना और उसके बाद लगातार बुल मार्केट आपने देखी है। और अभी हम रिसेंट अगर आप देखते हैं और देखिए ये है अभी की सिचुएशन। इस सिचुएशन को अगर आप थोड़ा एनालाइज करना चाहेंगे तो देखिए ये जो मार्केट ने 23 मार्च के आसपास 7500 के आसपास का लो बनाया था, ये शायद एक बॉटम मार्केट ने बना लिया है। हो सकता है वहाँ से क्योंकि अच्छी रिकवरी आ चुकी है तो रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे करीब 50%, ये जो लेवल है आपका 8600 700 के आसपास का, यहाँ पे मार्केट वापस से सपोर्ट लेता दिखाई दे सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मार्केट यहाँ पे 8100 के आसपास गिरता नज़र आ सकता है अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मार्केट वापस से अपना 7500 600 का जो लेवल है उसको ब्रेक करेगा। अब क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जो इंडियन मार्केट है वो फॉलो करता है यूएस मार्केट को, और सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, ज़्यादातर जितने मार्केट हैं वो फॉलो करते हैं यूएस मार्केट को। और यूएस मार्केट में किस तरीके की रिकवरी आती है वो बिल्कुल इससे अलग है। वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ 2008 में जो रिकवरी आई थी उसमें क्या हुआ था। देखिए अगर आप डाउ जोन्स को देखते हैं, डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे पिछले 10-12 साल के अंदर, स्पेशली 2008-9 का जो फॉल था उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था डब्ल्यू शेप रिकवरी आती है इंडिया में, लेकिन यूएस के अंदर ये हमेशा वी शेप रिकवरी रहती है। देखिए ये 2008 का और 2009 का फॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिकवरी थी ये एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे रहती है। ये भी मंथली चार्ट है, वो भी मंथली चार्ट था, लेकिन यहाँ पे जो रिकवरी है वो बिल्कुल अलग रहती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको मैं करंट सिचुएशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे भी वी शेप फॉर्म हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वी शेप फॉर्म हो चुका है और यहाँ से रिकवरी यहाँ पे जो डाउ जोन्स है उसने दिखाई है। देखिए डाउ जोन्स में अभी भी मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिस तरीके की वॉल्यूम्स डाउ जोन्स में आ रही हैं वहाँ पे गिरावट के चांसेस कम लगते हैं। तो हो सकता है यहाँ से अगर गिरावट डाउ जोन्स में आती है तो बहुत बड़ी गिरावट ना रहे और जब भी रिकवरी आएगी तो इसी लेवल से, इसी वी शेप को ध्यान में रखते हुए मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन इंडियन मार्केट में थोड़े से चांसेस हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है दोनों कंट्रीज़ की वो बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत अभी रिट्रेसमेंट बचा हो, वापस से मार्केट नीचे आए और उसके बाद रिकवरी दिखाए। दोस्तों ये जो सिचुएशन है ये आप लोगों को जैसे मैंने बताया अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ पे प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये जो पास्ट डेटा है उसको देख के आपको ये पता चल रहा है कि किस तरीके का मार्केट पैटर्न रहता है, किस तरीके की रिकवरी यहाँ पे मार्केट्स में आती है अलग अलग मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट में डब्ल्यू शेप रिकवरी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और यूएस मार्केट में वी शेप रिकवरी आती है। अगर आप इसका पास्ट पैटर्न देखेंगे यहाँ पे आप बहुत सारे आपको
छोटे छोटे डिप्स मिलेंगे, वहाँ पे हर टाइम आपको वी शेप रिकवरी आती दिखाई देगी। जबकि आप इसी तरीके का चार्ट अगर इंडिया के लिए देखेंगे, निफ्टी का देखेंगे, तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे डब्लू फॉर्मेशन होते दिखाई देंगे। तो इस सिचुएशन को देख के लगता है कि इंडियन मार्केट में थोड़ा सा डिप, थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी हो सकती है, जो कि शायद यूएस मार्केट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना रहे। हालांकि उनके जो नंबर्स हैं, उनके जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उनका जो मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि लिक्विडिटी उन्होंने इतनी पंप इन की हुई है मार्केट के अंदर कि वो लोग स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। तो जब तक वो मैनुअली मार्केट को पकड़ के बैठे रहेंगे, तब तक शायद स्टॉक मार्केट उनका नीचे ना जाए और यहाँ से शायद वो लोग रिकवरी दिखा दें, लेकिन ये चीज़ इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर दोस्तों आपको ये एनालिसिस स्टॉक मार्केट के बारे में और अभी आपके कुछ क्वेश्चंस अगर क्लियर हुए हों, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो वीडियो आप तक पहुंचेगी, वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।